हेलो बच्चों बच्चों आज की इस क्लास में शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट। इनके बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर आप इसे शुरू करिए, तो आज से शुरू कर रहा हूं बच्चों में इसको, और देखते हैं कब तक जाते हैं चैप्टर। लेकिन पढ़ेंगे हम डिटेल में, जेई नीट आपका केवीपीवाई कोई भी एग्जाम हो उस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक चैप्टर मैंने अभी रोक दिया जिसे बोलते हैं मैग्नेटिज्म, है ना, मैग्नेटिक मटेरियल, उसको बाद में देखेंगे बच्चों। ठीक है, वो फैक्चुअल डाटा थोड़ा ज्यादा है उसमें, तो अभी इन दो चैप्टर को शुरू करते हैं जैसा आपने कहा मुझे, नहीं अदरवाइज मैं तो सीक्वेंस से ही चल रहा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शॉर्टकट में बोले तो ईएमआई। ईएमआई बच्चों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे कहो, जैसे आपने जब रोटेटरी मोशन पढ़ा था क्लास 12th में 11th में, तो हालांकि मैंने अभी नहीं पढ़ा है इस पर, तो उसमें जब आपने देखा था, मतलब आपको बताया जाता है कि रोटेटरी में ना जितने कंसेप्ट हैं आज से पहले वो सारे इस्तेमाल होते हैं। मतलब वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन, मोशन मल्टीट्यूड, सारे कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बच्चों ईएमआई है। ईएमआई में जितनी थ्योरी आज तक पढ़ी है आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट, वो सारी यहां इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, एक और बात, अगर आपका कोई चैप्टर मिस है तो इस चैप्टर में हम मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट के बहुत सारे कंसेप्ट यूज करेंगे। कहीं पे आपको लगे कि यार ये कंसेप्ट नहीं आता है, तो प्लेलिस्ट है इसमें, आप चैनल पे देखो, उस प्लेलिस्ट में जाके उस टॉपिक को सही से समझ लो। ठीक है, अभी बेटा अब कुछ बच्चे बहुत जल्दी में चल रहे हैं कि सर फटाफट फटाफट कराओ। बेटा ये आप ये समझो कि जेई 1 मिलेगा, जेई 2 मिलेगा, आपको नीट के भी कहीं 2-3 पोर्शन हो रहे हैं, होने वाले हैं शायद, बताया जाता है। मतलब जो पढ़ो तसल्ली से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कुछ जल्दी, मैं तो जल्दी नहीं कर सकता बच्चों, ना मैंने कोई आपके साथ कमिटमेंट कर रखा है कि मैं सिलेबस जल्दी यहां तक कराऊंगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, अपने शेड्यूल में से जितना मेरा शेड्यूल से टाइम बचता है सारा टाइम मैं इन वीडियोस में लगा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर में हमें समझने के लिए थोड़ी सी 1-2 चीजों की और जरूरत पड़ेगी। जैसे वो सब चीजें मैं शुरू से ही समझा रहा हूं। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? कॉमन सेंस है बच्चों, ऐसी कर्व, ऐसी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हो। दोज कर्व व्हिच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सीधे सीधे समझेंगे कि ऐसी कर्व जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हो। ठीक है, जैसे मान लो एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है बच्चों, जैसे नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की तरफ जाती है ऐसे। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो भाई? फिर यहां से ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, फिर यहां से ऐसे। मतलब अब देखो, आप कहोगे सर ये तो क्लोज लूप बना रही है। हाँ, मतलब मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ जा रही है और साउथ की तरफ, लेकिन साउथ से भी नॉर्थ की तरफ आ रही है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती थी बच्चों, बताओ जरा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पर रुक जाती थी, ये क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में अगर हम समझें तो दोस कर्व व्हिच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सिंपल, है ना। और अगर इनकी प्रॉपर्टी देखें, मान लो किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पॉइंट, जैसे मुझे यहां पता करना है डायरेक्शन क्या होगी, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो, तो वो किसकी डायरेक्शन होगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की उस जगह। ठीक है, तो हमें 2-3 बातें पता लगी। पहला, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन will give the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेकंड, और मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या नाम बता रखे हैं मैंने? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, 3 नाम है इसके। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी, ठीक है, फ्लक्स नहीं, सेकंड पॉइंट, मतलब यानी कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को वेरीफाई करूं, जिस पॉइंट पे, जैसे यहां पे पता करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पे टेंजेंट डाल दो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस जगह। दूसरा, डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरा, कैन मेक क्लोज लूप, कैन नहीं मतलब बनाती ही है, ठीक है, मेक क्लोज लूप। देखो बच्चों, मेक क्लोज लूप। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये यही डिफरेंट हुई, बाकी सारी प्रॉपर्टी लगभग सेम है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई कि ये क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, और वो नहीं बनाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा, कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी है जो क्लोज लूप बना सकती है? तो मैंने तो नहीं पढ़ाया था उस टाइम।
हमने तो ये पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। ऐसा भी हो सकता है, एक स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस चैप्टर में मिलेगा तुम्हें, तो क्लोज लूप बना सकता है। ठीक है, देखो बच्चों, इसके बाद ये हमने क्लोज लूप के बारे में पढ़ा है ना। अब एक और बात, स्ट्रेंथ जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन लाइंस। ठीक है, जितनी लाइंस के बीच में सेपरेशन कम होगी उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आया बच्चों? तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी उतनी ज्यादा होगी जितना सेपरेशन कम होगी, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। जैसे ये देखो, ये ऐसे लाइनों में गैप कम होता जा रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, मुझसे पूछा जाए कि सबसे मैग्नेटिक फील्ड ए पे ज्यादा होगा या बी पे, तो ऑब्वियसली यहां गैप कम हो रहा है, यहां ज्यादा है, तो यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। बड़ा सिंपल सा केस हुआ है, तो समझ आ गया बच्चों? तो सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि क्लोज लूप बना दिए तो केवल ये रट ले कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, नहीं, जहां मैग्नेट बाहर होगी वहां से नॉर्थ साउथ, उसके अंदर साउथ से नॉर्थ भी जाती है। ठीक है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, ऐसा कुछ रट नहीं सकते, जैसे वहां पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती थी, ये बात। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल के अंदर नहीं होता, यहां पे मेटल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि मेटल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब कहां नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, है ना। तो हमने समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कर्व जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें, उनकी कुछ प्रॉपर्टी देखी। क्लोज लूप बना सकती हैं बच्चों, ये क्लोज लूप बनाती हैं, सकती नहीं, है ना। अब देखो इसके बाद बच्चों यहां एक वर्ड आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था बच्चों, बताओ जरा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स था टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू अ सरफेस, है ना। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स भी बिल्कुल उसी बेस पे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। इट इज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू अ सरफेस। ठीक है, सरफेस नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। बिल्कुल ये डेफिनेशन वही है, तो थोड़ा सा यहां पे टाइम कम वेस्ट करेंगे और एकदम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट बच्चों टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर। ठीक है, 2 यूनिट हो सकती है एसआई यूनिट, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है। अब देखो वैसे ये एमकेएस यूनिट है और ये एसआई, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा है कि दोनों ये एसआई यूनिट हो सकती है। अब देखो अब इसे कैलकुलेट करना हो जैसे, तो देखो जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों ऐसे जा रही है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस एरिया से हमें पता करना है कितना फ्लक्स जा रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे ले लो। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो जो टोटल फ्लक्स होगा देखो कितना होगा, पाई इक्वल टू बच्चों बी डॉट डेल्टा ए। सर ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह है, ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह है। हाँ, तो फाई इक्वल टू बी डॉट, बच्चों ध्यान देना अभी इसके कुछ ऐसा स्पेशल कंसेप्ट शुरू नहीं हुआ इस चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, मतलब अगर ये चैप्टर ना हो, इसके कंसेप्ट ना हो, तो शायद इस क्लास का होना इम्पॉसिबल था। सर क्यों, सिलेबस में ना होता इसलिए ना पढ़ाते आप ना। ये जो क्लास चल रही है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ रही है, ये अब रेडिएशन आप तक जा रहा है, आप तक फोन से जैसे भी ये फोन सिग्नल जा रहे हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है इस स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, ये सब आधे से ज्यादा कंसेप्ट इसी टॉपिक के हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फ्लक्स आया। अब देखो अगर फ्लक्स थीटा 0 कर दो तो ऐसा कुछ हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसे, डेल्टा ए ऐसे, तो फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, अगर थीटा हो जाए बच्चों π/2 तो एरिया वेक्टर ऐसे और डेल्टा ऐसे, तो फ्लक्स हो जाएगा 0। फिर ये कैसे, बस बिल्कुल ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स वाली वीडियो देखो बच्चों। ठीक है, सेम वही है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस चैप्टर में बहुत चीजें हैं जिन पे हमें टाइम लगाना है। ठीक है, अब देखो थीटा इक्वल टू पाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है बच्चों,
एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, और एरिया वेक्टर बताया था ना आपको कैसे कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं और पहली बार कोशिश करते हैं फील्ड के अलोंग, मतलब एंगल मिनिमम रहे, उसके बाद एरिया वेक्टर घूमता है तो एरिया वेक्टर बदलता है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप एरिया वेक्टर वाली वीडियो देखो इलेक्ट्रोसाइट्स की। अब ये तीन मैंने आपको बता दिए। टोटल फ्लक्स, इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। तो फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब इनवर्ड फ्लक्स, और नेगेटिव फ्लक्स का मतलब आउटवर्ड फ्लक्स, जा रहा है जो बाहर की तरफ, ठीक है। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे यहीं पे अगर इन केस ऑफ वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स across the surface सरफेस के क्रॉस वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाए तो क्या होता है। तो देखो जैसे मतलब ऐसे कोई कर्व सरफेस हो जाए, देखो ऐसा सरफेस है, क्या बताया था बच्चों, छोटे छोटे एरिया में तोड़ लेंगे इसको, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट, DA1 DA2 DA3 DA ऐसे, ठीक है। और जो टोटल फ्लक्स होगा B.A1, देखो भाई छोटे छोटे और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा ना यहाँ पे, सर मैग्नेटिक फील्ड तो दिखाया नहीं आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो सरफेस पे वेरिएबल है, देखो गैप भी अलग हो रहा है, तो गैप कम ज्यादा हो रहा है तो सरफेस के क्रॉस वेरिएबल और कर्व सरफेस है। तो क्या करो, छोटे छोटे एलिमेंट ले लो, आपको पता है मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ऐसे जोड़ते जाओ। तो इसको सिंपली हम ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, B.DA, ठीक है। ये बन गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन तब जब सरफेस के क्रॉस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। अगर सरफेस के क्रॉस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो सीधे B.ΔA कर देंगे, ठीक है। अब इसका कोई एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहां एक मजेदार चीज सीखते हैं, क्या है सर वो मजेदार बात, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। सर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ाया तो है नहीं सर, हाँ बेटा, लेकिन जो जरूरत है जिस चैप्टर की मैग्नेटिज्म के जितने कंसेप्ट की जरूरत है वो सारे रिवाइज कर रहा हूं, ये सब मैग्नेटिज्म में ही पढ़ते हैं किताब वाले, ठीक है, किताबों में। लेकिन हमने EMI शुरू किया है तो इसलिए ऐसे। देखो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है बच्चों, सर गॉस लॉ तो पहले वहां भी थी, गॉस थ्योरम वही है ये, ठीक है। लेकिन आज मैग्नेटिज्म में क्या है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी ऑलवेज जीरो। अरे सर मजा आ गया, अगर सर ये जीरो है तो इसका मतलब इस पे तो क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे फिर, हाँ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कहीं नहीं है, टोटल फ्लक्स जीरो होगा, कैसे ये बात सोचो। देखो बच्चों जैसे मैं एक मैग्नेट बना रहा हूं, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ B.DA है ना, लेकिन ऐसे बनाने से क्या हो जाता है, क्लोज सरफेस, इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से जीरो, हमेशा याद रखना है। अब देखो अगर मान लो यहां से नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन जा रही है ऐसे, बच्चों क्लोज सरफेस का मतलब मैंने बता रखा है, क्लोज लूप होता है, एक तो क्लोज लूप है ऐसे जैसे फिंगर और यहाँ पे पेन रखा हुआ है, क्लोज लूप, क्लोज सरफेस तो बिल्कुल उसको ऐसे बंद कर लिया चारों तरफ से, ठीक है, ये क्लोज सरफेस है। तो जैसे ये नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ये लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे। अब एक बात सोचो, जैसे ये लाइन है, मैंने यहां क्लोज सरफेस बनाया एक S1, कितनी लाइनें जा रही हैं यहां से, एंटर कितनी कर रही है इस क्लोज सरफेस में, 3,
और 3 ही लाइन बाहर जा रही है, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। भाई जब ये पढ़ रखा है हमने इलेक्ट्रोसाइट्स में भी कि जितनी लाइनें आती है उतनी चली जाए तो फ्लक्स 0 होता है लिंक। सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है सर ऐसे, तो सर यहाँ पे दिखाओ, देखो हमने क्या काम करा बच्चों, मैंने यहाँ सरफेस बनाया, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी ही जा रही हैं, ठीक है। अरे ये भी सही है सर, यहाँ भी फ्लक्स 0 है। सर एक और सरफेस बनाओ सर ये वाला बना के देखो, ये भी ऐसे ही बना के देख लेना, जितना लाइन आएंगी जाएगी उतनी ही। ऐसा क्यों है सर? जैसे इलेक्ट्रोसाइट्स में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, अकेला रह सकता है, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइन जा ही रही है, नेगेटिव अकेला रह सकता है, आ ही रही है। यहां कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक का जो सोर्स है ना, पोल अकेला मोनोपोल नहीं होता। अगर साउथ है तो नॉर्थ होगा ही होगा, ये हमने मैग्नेटिक्स में भी देखा है, ठीक है। तो अगर कहीं पे साउथ है तो नॉर्थ होगा ही होगा, तो जा रही लाइनें वापस आनी पड़ेंगी, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा? क्लोज सरफेस से 0, नॉट फॉर क्लोज लूप। क्लोज लूप के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स 0 होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो यहां एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन देखो, फ्लक्स के स्पेशल क्वेश्चन अभी कुछ भी नहीं करेंगे हम। फ्लक्स के जो क्वेश्चन है स्पेशल, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव जो भी है, वो जब हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे अभी वहां पढ़ेंगे, चैप्टर जब शुरू होगा। अभी शुरू नहीं हुआ है, चैप्टर की फील्डिंग चल रही है। और अभी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप मेडिकल का बच्चा स्किप कर सकता है इस क्वेश्चन को। देखो क्या है, जैसे एक वायर है बच्चों, ठीक है, हम थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए, और ये क्लोज लूप है, ठीक है, ये क्लोज लूप है। अब ये सेपरेशन है ए, ये सेपरेशन है बी, और ये लेंथ है एल, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी सी। लॉन्ग वायर है बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है फाइंड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप। लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखो, तो ये क्वेश्चन मैग्नेटिक मेडिकल वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले देखो बच्चों हमने क्या काम किया। अब देखो यहां पे ना इस वायर की अब है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हर जगह पे होगा, यहां यहां यहां, और डिस्टेंस के साथ ना घटता बढ़ता, मतलब जैसे जैसे दूर जाओगे। वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, याद है? μ0I/2r, सॉरी 2πr होता है ना। तो जितना दूर जाओगे उतना कम होता जाएगा। तो इसके हर पॉइंट पे, इस लूप के अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। तो कैसे फाइंड करना चाहिए? इंटीग्रेशन ना, जब सरफेस के क्रॉस वेरिएबल है तो कैसे फाइंड करें? तो हमने यहां ना इसे एक छोटी सी स्ट्रिप बना ली ऐसे, ठीक है बच्चों, dx, ठीक, और इस स्ट्रिप से कैलकुलेट कर रहे हैं कितना फ्लक्स होगा ऐसे, ठीक है। तो देखो देखो बच्चों, समझ में आया? देखो टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन B.D है। अब कुछ को लग रहा होगा सर 0 क्यों नहीं लिख रहे हो, टोटल फ्लक्स आपने 0 बताया था। बेटा वो क्लोज सरफेस से बताया था, क्लोज सरफेस ऐसे, क्लोज लूप नहीं है, तो क्लोज लूप है तो कुछ भी हो सकता है, इसमें तो एंटर कर ही रहा है ना, ठीक है। अब देखो इस पे क्लोज लूप में ना एक ही सरफेस होता है, दो नहीं होते। जैसे हाथ, इसका एक सरफेस इधर एक इधर है, अगर मैं ऐसे एक सर्कल बनाऊं तो उसका एक ही सरफेस है बस, ठीक है, उसमें इनवर्ड और मतलब दो सरफेस नहीं होते। BD और इंटू cos 0, सर cos 0 कैसे? भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और हमने एरिया वेक्टर भी अंदर ले लिया, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना, तो ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। एरिया वेक्टर समझ लेना बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो फ्लक्स की वीडियो देख के आओ। μ0I/, अब x डिस्टेंस पे 2πx, और dA कितना होगा, कितना एरिया होगा बच्चों इस स्ट्रिप का, LDX, ठीक है। तो μ0I/L/2π 1/x dx। बताओ यहां पे x कितना होगा बच्चों, a, और यहां पे कितना होगा, a+b, ठीक है। तो a से a+b, ठीक है, समझ आया? तो μ0I/L/2π log x और a/b, समझ रहे बच्चों? भाई ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, एरिया कितना होगा, LDX, कैसे? भाई ये लेंथ देखो L,
और ये थिकनेस dx, तो एक स्ट्रिप का एरिया आ गया, और ऐसे जोड़ते जाएंगे तो टोटल आ जाएगा। रेक्टेंगल स्ट्रिप है ये, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो 1/x dx, तो देखो म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ, पहले x की जगह b रखेंगे माइनस लॉग ऑफ ए, कितना हो जाएगा ये, लॉग b बाय a, ठीक है। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक, समझा बच्चों। तो इस तरीके से हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू नॉट आई एल कैलकुलेशन देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्लियर है। ओ देखो बच्चों, यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये ए पहले बी रखा आपने, यहां पे बी प्लस ए, बच्चों ये बी प्लस ए रखेंगे, है ना। तो b प्लस ए, समझ में आया। पहले लिमिट कैसे लिमिट डिसाइड होती है, x की इनिशियल वैल्यू यहां से शुरू हो रहा है a, और फाइनल वैल्यू कितनी है b, तो a प्लस बी, तो b प्लस ए अपॉन ए, ठीक है, समझा भाई, log b माइनस ए, ऐसे करेंगे। क्लियर। अब देखो बच्चों, अब तक हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में अब तक हम 2-3 चीजें पढ़ चुके हैं। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट उसकी वेबर बोल दिया, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और उसके बाद हमने पढ़ा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इस लायक हो गए कि चैप्टर को शुरू करें। तो देखो, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, बच्चों 2 साइंटिस्ट थे, फैराडे और हेनरी, ठीक है। इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट किए, 2 तो नहीं 3 एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट थे देखो, एक एक करके डायग्राम बनाता हूं मैं। जैसे बच्चों ये कोई कॉइल है, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या पहचानता है, करंट को और वोल्टेज के डिफ्लेक्शन को देता है, मतलब दिखाता है कि सर्किट में करंट है या कोई वोल्टेज ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको शो करता है। यहां एक मैग्नेट है, ठीक है बच्चों। ये पहला एक्सपेरिमेंट मान लो, एक्सपेरिमेंट 1। क्या हुआ बच्चों, जब इस मैग्नेट को ऐसे रिलेटिव मोशन दिया जा रहा था तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। देखना इस पूरी कॉइल में कहीं तुम्हें सोर्स दिख रहा है, ये मतलब ये ऐसे दिखा जाता है, कॉइल ऐसे लपेट रखी है लकड़ी के ऊपर, ऐसे जो कुछ भी हो, कोई भी सिस्टम, ये कॉइल है और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर है, सोर्स कहीं नहीं है। लेकिन जैसे इस मैग्नेट को आगे पीछे चलाते हैं तो यहां पे एक डिफ्लेक्शन दिखता है, बड़ी बात है। अब एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 2 है बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर, इसमें कोई सोर्स नहीं है, यहां एक कॉइल है ये, ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसको आगे पीछे चला रहे हैं, ठीक है, इसको आगे पीछे चला रहे हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। ये कॉइल C1 है और ये कॉइल C2 है, ठीक है। इसमें भी डिफ्लेक्शन, बिना सोर्स के इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट 3, देखो ये गैल्वेनोमीटर, ठीक, ये बैटरी, ठीक है। इस बार क्या है, देखो ये कॉइल है, ठीक है, ये भी कॉइल C1 ही मान लेते हैं हम, हर केस में C1, ये C2, ठीक है, ये कॉइल C2। इस बार इसको मूव नहीं कर रहे हैं, बस स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, यहां जो स्विच है ना ये, इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चों, ठीक है, समझाया। यहां पे भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है, और इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और लेकिन सोर्स कोई केस में नहीं है। इसमें क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को आगे पीछे चला रहे हैं, इसमें क्या है, करंट कैरिंग कॉइल को आगे पीछे चला रहे हैं इसके, और भाई इस केस में क्या है, स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों केस में करंट डेवलप हो रहा है कॉइल में। एक और बात है यहां कि जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि यार ये गैल्वेनोमीटर है, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है इसकी वजह क्या है, तो ये बड़ी हैरत की बात है। अच्छा एक और बात कि अगर मान लो मैं इस कॉइल को तेजी से चलाऊं, लेकिन स्लो मोशन में एक तेजी से ऐसे शेक करें, तो भाई ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है। तो फैराडे ने इन एक्सपेरिमेंट को देख के अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन दी, ठीक है। उसने ऑब्जर्वेशन दी, मतलब उसने यहां लॉ बनाए,
फैराडे लॉज ऑफ, सर हेनरी का क्या हुआ भाई, हेनरी के साथ चीटिंग हो गई, ठीक है। फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई, देखो बच्चों दो लॉ दिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्या है ये लॉ बता देता हूं अभी। देखो पहले तो ये बात समझना कि अगर मान लो हम अब जितना पढ़ा हमने उसके अकॉर्डिंग समझते हैं यार, जब इसकी तरफ ला रहे होंगे तो हो क्या रहा होगा, ये ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, देखो बच्चों ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना, तो इसके आगे पीछे अगर हम इसे स्लो फास्ट कर रहे होंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा नहीं, ऐसे ही यहां पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, इसके आगे पीछे करेंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा नहीं आएगा, ऐसे ही यहां पे, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट मुझे लाइन है ना वो कम ज्यादा हो रही है, तो तीनों केस में क्या हो रहा है बच्चों, इस कॉइल से जो जो हमें अपने अकॉर्डिंग दिख रहा है वो दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम ज्यादा हो रही है। तो अगर इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आने वाली जाने वाली कम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब यहां पे, ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, बस सीधी सीधी बात है। और यानी कि फ्लक्स चेंज होने से करंट आ गया, है ना। देखो बच्चों अब से 300-400 साल पहली बात है, अगर 300-400 साल पहले ऐसा कुछ हो कि बिना सोर्स के एकदम बल्ब जल गया, तो भाई हमारे हिसाब से तो यहाँ भगवान प्रकट हो जाते, है ना, और लड़ रहे होते लोग, पहले हमने देखा था, पहले हमने देखा था, या मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा, है ना, या भूत प्रकट हो गया, कुछ भी मान लेते हो। लेकिन भाई उन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया और सोचा कि ऐसा क्यों है, तो फ्लक्स चेंज होने से हो रहा है ये। तो फ्लक्स चेंज होने से हो रहा है, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं, फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, whenever a variable magnetic flux link with a coil then an EMF will be induced in the coil, ठीक है, इन द कॉइल, कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, अगर हम जब भी कोई भी वेरिएबल फ्लक्स आएगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसमें बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये भी पता लग गया कि चलो फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब कैसे चेंज हुआ, देखो यहां एक बात ध्यान देना, अगली इस क्लास के लगातार 2-3 घंटे तक आपको इसकी बात पे बिलीव करके हमें ईएमएफ मानना है। कैसे आया होगा इसका जवाब 2-3 घंटे के बाद पता लगता है, ठीक है, जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ते हैं, मतलब पहुंचते हैं। अभी तो आपको मानना है भाई हम सबको कि भाई फैराडे ने बता दिया कि फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। कैसे चेंज होगा देखेंगे उसको, अभी ये बात समझ में आई। दूसरा, अब लोगों ने उससे पूछा कि ये तो बता दिया तुमने फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना होगा, किस बात से डिपेंड करता है, तो उसने बताया कि ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, d∅dt, ये एवरेज हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस, है ना। ऐसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो -1 आ जाएगा, तो -ΔΦ/Δt, और ऐसे यहां पे -dϕ/dt। अब देखो यहां तो पता लग ही रहा है कि अगर फाई कांस्टेंट हो, है ना, तो dϕ/dt क्या हो जाएगा, बोलो तो 0, और ईएमएफ भी 0। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा किसी कॉइल से, लिंक जो फ्लक्स है, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब देखो, अब हमें ये बात पता लगी। अब ये यहां पे E इक्वल टू लिखा हुआ है -dϕ/dt, मानते बच्चों, तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स, है ना, अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज का अपोज। हाँ बच्चों, मतलब ये जो ईएमएफ इंड्यूस है ना, ये मतलब एक नालायक बच्चे की तरह है, जैसे बच्चे को बोलते हैं बेटा पढ़ ले, तू ये कर ले, माँ बाप बोलते हैं तो अच्छा आपको पता है कैसे पढ़ना है, आपको पता है कैसे तैयारी करनी है, तो इस तरीके का है ये। तो ये मतलब समझ रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा ही नेचर है इसका, जिस वजह से हुआ है, जिस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, उसी का अपोज कर रहा है।
देखो ये ईएमएफ आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब सर फ्लक्स किस वजह से चेंज हो सकता है, तो देखो कई तरीके हो सकते हैं बच्चों। कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, क्या क्या तरीके वजह हो सकती है। जैसे आपने कॉइल रखी हुई है यहाँ, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी स्ट्रेंथ चेंज कर ले। भाई फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अपना मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा करे, इस वजह से फ्लक्स चेंज हो सकता है। या ये कॉइल अपना एरिया चेंज करे, कैसे, इसका एरिया बड़ा हो जाए, कम हो जाए, स्ट्रेच हो जाए, कुछ हो जाए, तभी इस वजह से। या ये ओरिएंटेशन लेना शुरू कर दे, या तो कॉइल घूमना शुरू कर दे, या मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन रिवर्स करे या बदले, जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा। तो फ्लक्स चेंज होने के मैक्सिमम 3 कारण हुए, मैग्नेटिक फील्ड अपना मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज करे, एरिया बदले, या एंगल जो है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बदले, वो घूमने से चलने से वो बदल सकता है, ठीक है। तो 3 वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक। अब अभी हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की वीडियो में, आज हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं। आज क्वेश्चन नहीं करेंगे बच्चों, आज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। अभी एक और बात यहाँ पे, अब डायरेक्शन फाइंड करनी थी तो लेंज रूल ने तो अपना, भाई फैराडे ने तो अपनी बात बता दी कि नेगेटिव साइन से देख लो कि इंड्यूस ईएमएफ कॉज ऑफ अपोज करता है कॉज ऑफ प्रोडक्शन का, लेकिन यही बात लेंज को भी लिखवानी थी। लेंज ने कहा मेरा भी नाम लिखवाओ, लेंज एक साइंटिस्ट थे बच्चों, ठीक है। लेंज रूल इन्होंने कहा कि देखो, इनके अकॉर्डिंग इनका स्टेटमेंट लिख देता हूं, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, इंड्यूस करंट, ठीक है, ऑलवेज अपोज कॉज ऑफ देयर प्रोडक्शन, कॉज ऑफ देयर प्रोडक्शन। समझा बच्चों, अपने ही जिस वजह से वो है उसी का अपोज करें, तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस, मतलब लेंज रूल। ये बात माइनस से समझ में नहीं आता, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करता है, तो वही बात को उसने हिंदी में बता दिया लोगों को, ठीक है। अच्छा ये दोनों लॉ रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं भाई, जैसे आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे, वोल्टेज लॉ क्या बताता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ क्या बताता था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसे ही ये जो लेंज रूल और ये फैराडे लॉ है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपने देखा कि अचानक किसी सर्किट में करंट आ गया, भाई साहब एनर्जी बन गई है, तो ऐसा लग रहा है ना एनर्जी पैदा हो गई, लेकिन उन्होंने बताया, देखो इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि फ्लक्स के चेंज होने से हो रहा है। अब फ्लक्स कौन चेंज करेगा, कोई मैकेनिकल वर्क, भाई आप मैग्नेट को चला रहे हो तो एफर्ट लगा रहे हो ना मैकेनिकली, तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने से पैदा हो रहा है, इसका मतलब वहां की मैकेनिकल एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पैदा हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, फैराडे लॉज, ठीक है, और कौन सा, लेंज रूल रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। अभी 12th में आपने केवीएल पढ़ा था, वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है अचानक बिजली कहां से आ गई, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा हो गई, डिफ्लेक्शन कैसे आ गया, तो वो मैकेनिकल एनर्जी है। कोई स्विच को ऑन ऑफ कर रहा है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी वो सारी वहां से इधर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, भले ही किसी भी फॉर्म में, वो आगे चल के पता लगेगा कि कैसे आई एनर्जी यहां तक, ठीक। अब ये था लेंज रूल, ठीक। अच्छा जब फैराडे ने इस बात को बताया दुनिया को, तो वहां किसी ने उससे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा लिखा है किताबों में, भाई घटना पता नहीं दुर्घटना है सच है क्या है, कि जब इसने ये सारे लॉ बताए दुनिया को, तो लोगों ने पूछा, अच्छा, पत्रकार ने पूछा, अच्छा इससे क्या फायदा, तो फैराडे का जवाब था कि एक बच्चा पैदा होता है उसका क्या फायदा, समझ रहे हो, बच्चा पैदा हुआ उसका क्या फायदा। तो जैसा जवाब क्वेश्चन था वैसे ही आंसर था, ठीक है, दोनों टक्कर के थे। अब देखो, अब सोचो बच्चों, अगर ये ना होता कंसेप्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी बनना ये सब, तो क्या ये क्लास पॉसिबल थी, ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल थी, मेट्रो, हवाई जहाज, सैटेलाइट, ये सब पॉसिबल थे, नहीं। तो ये कंसेप्ट है, तो बकवास क्वेश्चन था उस पत्रकार का। ऐसे ही पत्रकार है जैसे पूछते हैं, कोई मरा पड़ा है, मतलब बेहोश हुआ जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है, तो ऐसे ही सवाल, उस टाइम भी ऐसे पत्रकार होते थे, मतलब हमारे इंडिया में ही नहीं है ये, ऐसे बाहर भी हैं। अब देखो इसके बाद बच्चों, अब हम बहुत सारे केसेस में
ईएमएफ इंड्यूस और उसकी डायरेक्शन पता करेंगे बच्चों, ठीक है, डायरेक्शन पता करेंगे। आज इतना काम कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ओ ओ ओ ऐसे, ठीक है, और यहां एक कॉइल है। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमें बताना है कि इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो बच्चों फैराडे ने क्या बताया, बहुत सारी चीजें मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। फैराडे ने बताया कि जो भी हो रहा है ना उसका अपोज करेगा, ठीक है, लेंज रूल भी यही कहता है। तो देखो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं थोड़ी चीजें आपको सिखा दूं जो हमेशा याद रखनी है, पिछले चैप्टर में बताई थी, दोबारा बता देता हूं कि जैसे किसी कॉइल में करंट ऐसे है क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल बनेगा बच्चों, ठीक है, ये क्या बनेगा, साउथ पोल। और किसी कॉइल में करंट ऐसे है तो नॉर्थ पोल। उम्मीद करता हूं कि ये सबको पता है आपको, ठीक है। देखो यहां से इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। ये इस कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। यहां क्या हो रहा है, यहां देखो इस कॉइल में तो कोई करंट वरंट नहीं है ना, इसको फ्लक्स बढ़ाते जा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, देखो इस केस में, समझ रहे हो, इस केस में बच्चों इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पता करनी है, करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो देखो ये जो भी इसमें फ्लक्स अंदर बढ़ता जा रहा है तो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इसका करंट अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि यार इसका करंट ऐसे होगा, ऐसे, तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, ऐसे। तो ये तो हेल्प कर रहा है उसको, हम कह रहे थे ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो हेल्प कर रहा है, तो गलत हुआ। इसको क्या करना चाहिए, ऐसे, ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए और उसको अपोज करे। तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन होगी ये, इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा ऐसे, ताकि अपना फील्ड बाहर की तरफ आए और उसको कम करे, ठीक है। एक बात ध्यान देना, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो उसको कम करेगा, कम है तो उसको ज्यादा करेगा, जो भी हो रहा है उसको अपोज करना है, ठीक है। समझा बच्चों। अब देखो जैसे देखो इसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहां एक कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड को हम डिक्रीज कर रहे हैं बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहे हैं। अब बताओ तो क्या होना चाहिए बच्चों, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और डिक्रीज कर रहे हो तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ भेजे, ठीक है। तो इंड्यूस करंट कैसे होना चाहिए, ऐसे, ताकि इस कम होते फ्लक्स को बढ़ाए। भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी, लेकिन वो कम हो रहा है, तो उसको कम होते हुए को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बढ़ाया कैसे जा सकता है, जब अंदर हो उसका करंट भी, ठीक है। देखो बच्चों अब ऐसे सोच लेते हैं, जैसे यहां से मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं आज, डायरेक्शन सीख के जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखो जैसे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, और यहां एक कॉइल है बच्चों, उसको ऐसे लेके जा रहे हैं। बताओ पहला क्वेश्चन तो ये, क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। तो देखो अगर आप कॉइल ऐसे लेके जा रहे हो तो फील्ड के अंदर लेके जा रहे हो, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो जब आप इसे अंदर की तरफ लेके जा रहे हो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हाँ इसे दो तरीके से सोच सकते हो आप, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ता जा रहा है तो इसका करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, ताकि उसका अपना फ्लक्स क्या हो, बाहर की तरफ, तो इसको कैंसिल नहीं करेगा अंदर की तरफ जो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। भाई आप इसे ऐसे लेके आओगे तो इसमें लाइनें बढ़ेंगी, अब इसको ऐसे कर दिया तो क्या होगा, अपना करंट ये बाहर की तरफ फेंकेगा ताकि उसको कम करे, ठीक है। समझा बच्चों, क्लियर है। अच्छा अगर ये कॉइल को बाहर निकाला जा रहा होता फिर तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होता, हाँ क्यों भाई, क्योंकि आप इसे बाहर निकाल ले तो फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स कम हो रहा है तो इसको क्या करेगा, ये ज्यादा, ज्यादा करने के लिए करंट कैसे होना चाहिए, ऐसे। देखो चेक करके, अब इसका अपना फील्ड अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इसका मतलब जब ऐसे इसको लेके जाएंगे तो एकदम करंट इसमें पहले ऐसे तो उल्टा हो जाएगा जब इससे बाहर निकाल रहे होंगे। अच्छा जब ये बीच में होगी कहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, बताओ अब ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, बोलो नहीं। क्यों सर, क्योंकि ये तो इसका एरिया उतना ही रहेगा हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, तो इसका ईएमएफ फ्लक्स
जो है कांस्टेंट रहेगा, तो करंट जीरो, कोई करंट नहीं होगा इसमें। अच्छा अगर यहीं पे ये एक्सेलेरेशन से चल रही होती, बताओ बच्चों जरा, एक्सेलेरेशन होता है इसके पास, अब होगा नहीं होगा? तो हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि हाँ सर होगा, नहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी फ्लक्स क्या होता है बच्चों, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल, वो सब तो कांस्टेंट है, समझ रहे हो? तो इंड्यूस करंट यहां पे भी क्या होगा, जीरो। क्लियर है? तो चाहे मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी चले जाए एक्सेलरेशन से, नंबर ऑफ लाइन तो हमेशा उतनी ही जाएंगी ना उससे। समझ आ गया बच्चों? अब देखो, अब मैं तुम्हें कहूं कि एक कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, तो बताओ ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। सर क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब आप चैलेंज नहीं करेंगे। कारण है इसके रोटेशन पे डिपेंड करता है कैसे घुमा रहे हैं। जैसे अगर आपने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, ये कॉइल है, ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो अभी देखो अगर सामने से लाइनें आ रही है तो ज्यादा होंगी, ऐसे करते तो कम होंगी। तो इसका मतलब इस केस में फ्लक्स इंड्यूस हो सकता है, मतलब इंड्यूस करंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको ऐसे घुमाया जाए, मतलब कॉइल ऐसे और उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहां तो कभी भी चेंज नहीं आएगा। डिपेंड करता है कि रोटेशन कैसे है। अगर इस एक्सिस के बाद घूम रहे तो हो सकता है इसमें करंट, ठीक है, इंड्यूस करंट होगा, ठीक है, पॉसिबल है। अब मैं देखो जानबूझ के जीरो या नॉन जीरो नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें ना वेरिएबल करंट होता है, कभी जीरो होगा कभी नहीं, वो सब दिखाऊंगा मैं। लेकिन इंडक्शन हो सकता है इसमें, ठीक है, मतलब किसी टाइम पे करंट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसमें तो हमेशा जीरो होगा, इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? सर ऐसे क्यों बोलो? क्योंकि इसमें ना टाइम वेरिएबल करंट होगा, अभी पता लगेगा आगे चल के चैप्टर्स में, ठीक है। देखो बच्चों अब और केस देखते हैं। हाँ, इसी केस में अगर मैं ऐसे करता, जैसे कॉइल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ये, और मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करूं बाहर की तरफ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ करंट होगा या नहीं होगा? बताओ बच्चों, होगा या नहीं होगा? देखो बच्चों, जब आप इसको ऐसे बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ज्यादा लाइन इसमें जा रही है। अगर ज्यादा लाइन इसमें जा रही है तो करंट कैसे होना चाहिए बच्चों? ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको कैंसिल नहीं करेगा भाई। अब लगातार लाइनें बढ़ती जा रही हैं तो इसको ऐसे बढ़ाओ ताकि उसका अपना फ्लक्स बाहर की तरफ निकाले, अपना फील्ड, है ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा तो कैंसिल करेगा, ये डायरेक्शन सही है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने अभी सिखाया था कॉइल को ऐसे लेके जा रहे थे, एक तरीका और भी है समझने का। बताना कैसे आया था करंट? इसमें ऐसे आया था ना, इंड्यूस करंट। अगर मान लो हम एक तरीके से और सोचें, आप कॉइल को अंदर लेके जा रहे हो तो ये अंदर जाने का अपोज करेगी, है ना, ये भी तो समझ में आया भाई। चाहे फ्लक्स का अपोज करे, चाहे इनवर्ट जाने से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी का अपोज करे। तो देखना, एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स फाइंड करना सिखाया था पिछली क्लास में, नहीं आया तो देख लो, इधर उधर वीडियो होगी, प्लेलिस्ट में जाओ मैग्नेटिक्स की और उसको देखो। तो करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स देखना पीछे की तरफ है, आप इसे धड़ लेके जा रहे हो, फोर्स पीछे लग रहा है, बिल्कुल सही है भाई। इंड्यूस करंट ऐसे ही होता है, इंड्यूस करंट की वजह से जो फोर्स लगा वो अंदर जाने का अपोज करना चाहिए, सही है। यहां पे चेक करके देखते हैं। मैंने सोचा करंट ऐसे होगा, इंड्यूस करंट जब से आप बाहर निकाल ले होंगे, चेक करके देखते हैं। मैग्नेटिक करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ओ ये तो हेल्प कर रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब गलत है। इंड्यूस करंट को क्या करना होता है? बाहर जाने की वजह से बदलना है ना, तो उल्टा कैसे होना चाहिए बच्चों? फोर्स, करंट ऐसे होना चाहिए, देखना, जब करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स पीछे की तरफ, हाँ बाहर जाने से रोक रहा है, तो ये तरीका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड कर ली बच्चों। क्लियर है? देखो मतलब फोर्स से भी देख सकते हैं आप, दूसरे तरीके बता रहा हूं और बहुत सारे। जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल है, और ये मैग्नेटिक, ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ और ये साउथ, समझ रहे बच्चा? अब हमसे पूछा जा रहा है कि इधर जो ऑब्जर्वर होगा इसको कौन सी डायरेक्शन दिख रही होगी बच्चा? इधर से जो देख रहा है, ठीक है, ये कैसे बन गया, ठीक है। अब देखो, और चला कैसे रहे इसको? ऐसे। एक बात सोचो बच्चों, इसको बोलते हैं पोल रिपल्शन कंसेप्ट।
जैसे ये नॉर्थ है, नॉर्थ से नॉर्थ ऐसे लेके आ रहे हो तो इसमें करंट पैदा होगा ऑब्वियसली, तो सीख चुके भाई फ्लक्स। देखो लाइनें ऐसे आ रही होंगी, लाइन ऐसे आ रही होंगी नहीं, ठीक। इनको काटने के लिए इसका फ्लक्स क्या होना चाहिए, उल्टा, है ना। ये आप ऐसे समझ लो, नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ को नॉर्थ ही रिपेल कर सकता है, तो यहां नॉर्थ रिपल्सन कंसेप्ट करो, जो भी पोल आ रहा है उसका अपोज कराना है, तो यहां क्या होना चाहिए, नॉर्थ। अगर पोल दूर जा रहा है, समझ रहे हो बच्चों, कोई भी पोल दूर जा रहा है उसे रोकने के लिए उसका अपोजिट पोल बनेगा, मतलब ये लॉजिक लगा लो। पास आ रहा है तो उसका उल्टा पोल, रिपल्शन अट्रैक्शन थ्योरी हो गई है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे आ रहा है तो देखो ये नॉर्थ बन गया, समझ रहे बच्चों, और नॉर्थ बन गया तो नॉर्थ इधर से देखोगे तो करंट ऐसे नहीं जाना चाहिए भाई, समझ में आई ये बात कुछ। भाई करंट ऐसे घूमेगा ऐसे, तभी तो भाई नॉर्थ के लिए मैंने क्या सिखाया था अभी कि किसी कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट जाता है तो ऐसे, तो यानी कि अगर ऐसे आ रहा है तो यहां पे क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। तो इस आदमी के अकॉर्डिंग इसको क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहां से करंट ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, और इस लूप में अगर सामने से आप देख रहे हो तो इस लूप में भी करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैच कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। और अगर इधर कोई ऑब्जर्वर है, इससे पूछे हम कि सर आपको क्या दिख रहा है, तो वो क्या बोलेगा, क्लॉकवाइज, है ना। इसको क्लॉकवाइज दिख रहा है, इस कॉइल में इधर से साइड से देख रहा होगा ना, ठीक है, तो इसको क्लॉकवाइज। क्लियर है बच्चों। देखो मतलब पोल रिपेल करेंगे, ठीक है। और वैसे अब देख लो नॉर्थ से इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा बच्चों, इसका मैग्नेटिक फील्ड अपना ऐसे जाएगा ना, तो कैंसिल नहीं कर रहा उसको। अब देखो, अच्छा ये बार बार मैं ऐसे बनाता हूं ना इसके ऊपर, इससे सेंस पता लगता है कि वाइंडिंग कैसे है, ठीक है। ये है बच्चों गैल्वेनोमीटर, मान लो साउथ लेके जा रहे हो तुम और दूर लेके जा रहे हो, ऐसे समझ रहे हो भाई, साउथ को दूर लेके जा रहे हो, तो यहां क्या बनना चाहिए, साउथ को रोकना है, नॉर्थ नहीं बनना चाहिए। सर ट्रिक समझ में आ गई, हमेशा नॉर्थ बनाना है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, डिपेंड करता हुआ ऐसे, ठीक है। अगर ये नॉर्थ बनाना है बच्चों तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन है ये, अब क्या दिखाई देगा, अगर नॉर्थ बना तो भी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इधर जो ऑब्जर्वर होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, क्लियर। इधर वाले को क्लॉकवाइज, और ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन डिपेंड करता है वाइंडिंग पे। अब आपको लगेगा सर ये तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, देखो अब इसी डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं, साउथ और ये नॉर्थ, ये आगे ये दूर लेके जा रहे हो आप, अच्छी बात है। जब दूर लेके जाओगे, ये साउथ है तो साउथ को रोकने के लिए यहां क्या बनना चाहिए, नॉर्थ, इधर साउथ, है ना। अब देखना इधर करंट ऐसे है, ऐसे। अब इधर बैठे हुए आदमी को क्या कौन सी डायरेक्शन दिखाई देगी बताओ, इससे पूछो, ठीक। कंचना है, कौन सी डायरेक्शन दिखाई देगी बच्चों, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज ना। और ये करंट ऐसे, यहां अभी भी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक। तो इस तरीके से डायरेक्शन एनसीईआरटी जैसे बुक में है, उनमें इस सर्कल में आपसे पूछता है, इसमें क्या पूछ रहा है, हम हमारे जो डायरेक्शन वाले हैं ये वाले केस हैं, इनमें पूछेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो इसके बाद समझ में आई इतनी। अब जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं आपको, जैसे ये गैल्वेनोमीटर और ठीक ये ऐसे जा रहा है, ठीक, करंट ऐसे है, तो इसको ऐसे लेके जा रहे हो बच्चों, ठीक है, इसको ऐसे लेके जा रहे हो, एक मिनट, अब बहुत हो गया यार, इस बार इसको ऐसे लेके आएंगे, पता लगा फिर इधर बन गया ये। तो देखो बच्चों ऐसे लेके जा रहे, तो ये नॉर्थ बनेगा ना, चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग करते, क्योंकि बार बार इधर साउथ ही बन रहा है, हमारा नॉर्थ बन रहा है। इसको ऐसे लेके जाओ बच्चों, तो जब इसको ऐसे दूर लेके जाओगे तो करंट ऐसे, ये कौन सा पोल है देखना बच्चों, इधर से बताना क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे जा रहा है ना,
एंटी क्लॉकवाइज तो कौन सा पोल है ये, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ दूर जा रहा है और इधर साउथ है। देख लो इधर से बैठे आदमी से पूछा जाए करंट ऐसे आएगा, ऐसे घूम के, है ना, तो साउथ है और इधर नॉर्थ, तो ऐसे जा रहा है ये, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनना चाहिए बच्चों, साउथ और इधर नॉर्थ। ठीक है, समझ में आया बच्चों। जब पोल पास आएंगे, जब दो पोल पास आएंगे तो सिमिलर होंगे और जब दूर जाएंगे तो डिफरेंट होंगे, ऐसे समझ लो। तो ये दूर जा रहे हैं तो ये डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा भाई रोकेगा नहीं, साउथ नॉर्थ को रोकेगा, तो ये करंट कैसे होगा फिर, ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे। तो इस वाले लूप में देखना करंट क्लॉकवाइज, और इधर से कोई देख रहा हो तो इस वाले पोल को क्या दिखाई देगा उसको, क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से आपने मैक्सिमम केस पता कर लिए कि कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता की जाती है। अभी 2-4 केस और दिखाते हैं। फिर देखो, जैसे ये कॉइल है और एक ये वायर है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि करंट बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, इंक्रीजिंग, ये वाले वायर में, क्या इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो देखो ईएमएफ इंड्यूस होगा बच्चों ऐसे, ऐसे। ठीक है, और वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो अगर ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो इसे बढ़ते हुए कैसे रोक सकते हैं बच्चों? हमसे इसमें डायरेक्शन पूछी जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज कर दो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर की तरफ है, रुक जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये, क्योंकि ये करंट बढ़ रहा है। अगर कांस्टेंट होता तो फिर कुछ ना होता। ठीक है, फ्लक्स वेरिएबल ना होता। समझ में आया बच्चों। अगर कांस्टेंट होता तो जितनी लाइन जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन टाइम का फंक्शन ना होता तो कुछ भी ना होता। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है इसलिए ऐसा। अच्छा, इधर एक कॉइल रखी हो तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है, तो इधर क्या होता है, बाहर आ रहा होता है। समझ रहे बच्चों ये बात। फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है वायर के चारों तरफ, तो यहां से बाहर आ रहा होगा। अब देखो बढ़ रहा है बाहर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का, तो इसमें क्या होना चाहिए, ऐसे क्लॉकवाइज, ताकि अपना मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ बनाए, इसको अपोज करे। क्लियर है? अब देखो, अब मैंने एक वायर यहां पे ऐसे रख दिया, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे रखा, और वायर बिल्कुल ऐसे रख दिया कॉइल, इसमें पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, जितनी लाइन है इसमें इधर साइड में, राइट साइड में अंदर की तरफ, उतना बाहर की तरफ फ्लक्स है ना। तो इसमें कोई भी फ्लक्स इंड्यूस, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि नेट फ्लक्स 0 है इस कॉइल से। जितना इधर से अंदर जा रहा है उतना बाहर। लेकिन सर अगर ऐसे रखा होता, भाई कुछ हिस्सा इधर होता। अब देखो, हाँ इस केस में इधर ज्यादा लाइन है, इधर कम, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना। ये जो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल से, तो अगर इस कॉइल के ऊपर इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला हिस्सा ज्यादा ये कम है, तो अंदर है, तो उसको अपोज करने के लिए क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि बाहर की तरफ काटे इसको। ठीक है, इस पे। अच्छा, अगर कॉइल ऐसे रख दी जाए, ऐसे देखो, एक कॉइल ऐसे रखी है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसी प्लेन में होगा ऐसे कॉइल का, तो इससे पास ही नहीं होगा फ्लक्स। इतना तो इमेजिन कर चुके हो यार, बहुत सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ऐसी कॉइल लगती तो कोई लाइन पास नहीं होगी। ठीक है, समझा बच्चों? तो इस तरीके से बच्चों, अब आपके लिए एक स्पेशल खबर। भाई आप लोगों का, बहुत लोगों का कहना है कि सर हमें ना प्योर सीबीएसई लेवल पे बता दो सर, क्या कंसेप्ट है। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन के चक्कर में आके बेसिक कंसेप्ट भी भूल चुके हैं और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उनको सीबीएसई लेवल पे। तो बच्चों, मैंने सीबीएसई अनअकैडमी को ज्वाइन किया, जो इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, और वहां मेरा रेफरल कोड है उज्जवल K10। ठीक है, कोई भी कोर्स आप प्लस पे ज्वाइन करते हो तो आप ये रेफरल कोड ले सकते हो, इससे 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और मैं आपको पहले प्लस पे अगर पढ़ते हैं आप, प्लस प्लेटफॉर्म क्या होता है अनअकैडमी का, उसके बारे में बताता हूं बच्चों। जैसे आपने प्लस पे बहुत सारे कोर्स पढ़े, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्स देखे होंगे। स्पेशल पे क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, एक यूट्यूब पे क्लासेस होती है, प्लस प्लेटफॉर्म होता है जो पेड प्लेटफॉर्म होता है। बच्चों वहां बहुत सिंसेरिटी के साथ पढ़ाई करते हैं हम। और इसमें क्या होता है भाई, अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म लेते हो तो एक तो घर बैठे पढ़ सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर से, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो किसी भी कोर्स को, समझ रहे हो, जितने भी कोर्स पहले जा चुके
किसी भी सब्जेक्ट के जो आपके साइंस स्ट्रीम में है, और जितने आने वाले हैं सबके लिए आप फ्री, आपके लिए फिर वो, ठीक है, एक बार पेमेंट करने से। ये ऑब्वियसली इंडिया के सारे बेस्ट टीचर आज की तारीख में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं। और पूरा सिलेबस, अब मैं जो पिछली बार भी बताया था मैंने आपको एक वीडियो में, कि हम लोग जब सिलेबस डिसाइड करते हैं तो उसमें सफिशिएंट आवर्स लिखते हैं, सफिशिएंट आवर्स होते हैं हमारे पास कि हम तसल्ली से पढ़ा सकें स्टूडेंट को। दूसरा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सबसे बढ़िया फीचर लगता है मुझे। जैसे कोई भी टॉपिक होगा, अगर मान लो मैं 3 क्लास पढ़ाया मैंने, तो चौथी जो क्लास होगी बच्चों, वो डाउट क्लियरिंग क्लास होगी ही होगी। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम डाउट ना लें, ठीक है। मतलब ये सबसे बेस्ट फीचर लगता है, क्योंकि पढ़ाते तो सब है, पढ़ते भी सब है, लेकिन डाउट क्लियर करना, मतलब बहुत सारे टीचर्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पा रहा है बच्चों से। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म में बच्चों डाउट क्लियरिंग सेशन अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा, लाइव क्विज। लाइव क्विज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आओ, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लाइव क्विज करो। दूसरा, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, बच्चों ये प्लस के लिए ही है, और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है कि आप सब्जेक्टिव टेस्ट अपलोड करो, लिखो, पेपर दो ऑनलाइन पेपर, उसे कॉपी को अपलोड करो, और इवेल्युएट करते हैं इंडिया के टॉप इवेल्युएटर जो बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं, ठीक है। अगर आप इसके लिए, अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि यार अब क्या करें, अब टाइम रह गया, कम टाइम है, कुछ भी। तो उस केस में मैं आपको बताऊं, हमने एक प्रोग्राम है हमारा मिशन 100 बच्चों, ठीक है, मिशन 100। इसमें बच्चों हम ये मिशन 100 जो है 3 मंथ प्रोग्राम है, ठीक है। 100 आवर्स पर सब्जेक्ट, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट की कोचिंग है ये, प्लस सब्सक्रिप्शन पे है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए बच्चों, देखो, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, 3 मंथ का आप ले लो, ठीक है। तो 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे बच्चों, अगर आपको सीधे 28% का डिस्काउंट मिल रहा है, 1950 रुपीज, 1950 रुपए पर मंथ पड़ता है बच्चों। 5 सब्जेक्ट के लिए कोई बुरा नहीं है ये, बहुत मतलब सस्ता है यार। और 3 महीने का प्लान ले सकते हो, जिससे आपका एक क्रैश कोर्स पूरा, ठीक है। इसमें कई सारे कोर्स हैं बच्चों, क्रैश कोर्स भी है और भी बहुत सारे कोर्स हैं। और ये क्रैश कोर्स कहने के लिए, अदरवाइज पूरा डिटेल में ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज ये सब, और जो इसके अलावा जितने कोर्स हो चुके पहले डिटेल्ड कोर्स, वो भी आप पढ़ सकते हो, सारी रिकॉर्डिंग, सारा असाइनमेंट आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑफर है, ठीक है। क्लास में मैंने आपको EMI का बेसिक कंसेप्ट बताया, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स, और फैराडे लॉ और लेंज रूल का कंसेप्ट बताया। अगली क्लास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इसका एप्लीकेशन समझेंगे, तो मिस मत करिएगा। बाय बच्चों।